नमस्कार। आज 6 अगस्त 2025 है और हम नजर डाल रहे हैं देश दुनिया की कुछ अहम सुर्खियों पर। आज हमारे पास कई महत्वपूर्ण खबरें हैं, खासतौर पर प्रशासन, अर्थव्यवस्था और कुछ क्षेत्रीय घटनाओं से जुड़ी हुई। तो चलिए इन खबरों को थोड़ा गहराई से समझते हैं। शुरुआत करते हैं दिल्ली से, जहां आज एक बड़े प्रशासनिक केंद्र का कह सकते हैं उद्घाटन हुआ है। जी हाँ, प्रधानमंत्री ने आज जो नया सेंट्रल विस्टा परिसर है उसमें कर्तव्य भवन 3 का उद्घाटन किया है। ये काफी बड़ा है, करीब 1.5 लाख वर्ग मीटर में फैला हुआ एक बहुत ही आधुनिक किस्म का भवन है। हाँ, और इसमें बताया जा रहा है कि गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय जैसे कई जो बड़े मंत्रालय हैं वो सब एक साथ यहीं से काम करेंगे। सोलर पैनल हैं, पूरी तरह डिजिटल ऑफिस होगा। मतलब कोशिश है कि सरकारी कामकाज थोड़ा और स्मार्ट और तेज हो। अच्छा, शासन की बात चली रही है तो एक और जरूरी खबर है मणिपुर से। वहां जो हाल की हिंसा और अस्थिरता रही है उसको देखते हुए राष्ट्रपति शासन को 6 महीने और बढ़ाने का फैसला हुआ है। जी, संसद ने इसे मंजूरी भी दे दी है। हालांकि विपक्ष की तरफ से इस पर कुछ सवाल भी उठाए गए हैं। हाँ, तो ये दिखाता है कि शायद वहां जमीनी हालात अभी भी उतने सामान्य नहीं हुए हैं। बिल्कुल, ये कदम यही दिखाता है कि मणिपुर में स्थिति अभी भी कितनी, आप कह सकती हैं, नाजुक बनी हुई है और सामान्य स्थिति बहाल करना कितना चुनौतीपूर्ण है। इतने लंबे समय तक राष्ट्रपति शासन का रहना ये भी दिखाता है कि जो जातीय तनाव है उसे कम करने और कोई स्थायी राजनीतिक हल निकालने में लगातार मुश्किलें आ रही हैं। और इसी राजनीतिक गलियारे से 2 और छोटी खबरें हैं, उनका बस जिक्र कर देते हैं। जी। एक तो आज सुप्रीम कोर्ट में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की पेशी हुई एक मामले में जो उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह पर टिप्पणी को लेकर दायर किया था। अच्छा। और दूसरी खबर, जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक का निधन हो गया है। वे अनुच्छेद 370 हटने के समय वही राज्यपाल थे। जी। चलिए अब जरा अर्थव्यवस्था की तरफ मुड़ते हैं। आज आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक हुई और उन्होंने रेपो रेट को 5.5% पर ही स्थिर रखा है। रेपो रेट यानी वो दर जिस पर आरबीआई बैंकों को कर्ज देता है। जी हाँ, रेपो रेट का स्थिर रहना ये एक तरह से संकेत देता है कि आरबीआई शायद अभी महंगाई को लेकर बहुत ज्यादा चिंतित नहीं है और वो विकास को, मतलब इकोनॉमी की ग्रोथ को समर्थन देना चाहता है। हाँ, उन्होंने महंगाई का अनुमान भी तो घटाया है। शायद FY26 के लिए 3.1% बताया है और जीडीपी ग्रोथ का अनुमान 6.5% रखा है। बिल्कुल, तो ये आंकड़े अर्थव्यवस्था में एक किस्म की स्थिरता की ओर इशारा करते हैं। लेकिन एक दिलचस्प बात भी है, आज शेयर बाजार में गिरावट देखने को मिली। सेंसेक्स करीब 226 अंक नीचे गया। हाँ, ये थोड़ा अजीब है। मतलब आरबीआई तो स्थिरता दिखा रहा है पर बाजार नीचे क्यों गया? हो सकता है, देखिए, बाजार कई बार सिर्फ घरेलू संकेतों पर नहीं चलता है। हो सकता है निवेशक वैश्विक परिस्थितियों को देख रहे हों, जैसे अमेरिका के साथ टैरिफ वाला जो विवाद चल रहा है, या फिर शायद भविष्य की आर्थिक ग्रोथ को लेकर वो उतने आश्वस्त ना हो। बाजार पर कई चीजों का असर पड़ता है। समझ गया। अच्छा, अर्थव्यवस्था से ही जुड़ी एक अच्छी खबर भी है। भारत अब दुनिया का 5वां सबसे बड़ा एविएशन मार्केट बन गया है। अरे वाह, ये तो बड़ी खबर है। जी हाँ, आयाटा जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई परिवहन संघ है उसकी रिपोर्ट आई है। इसके हिसाब से पिछले साल देश में 241 मिलियन यानी करीब 24 करोड़ लोगों ने हवाई सफर किया। और दिल्ली मुंबई रूट जो है वो पूरे एशिया का सबसे व्यस्त हवाई रूट बन गया है। ये वाकई एक बहुत बड़ा मील का पत्थर है और ये दिखाता है कि भारत का मध्यम वर्ग कैसे बढ़ रहा है, लोगों की कनेक्टिविटी की जरूरतें बढ़ रही हैं और ये विमानन क्षेत्र के लिए अपार संभावनाएं दिखाता है। और इससे जुड़ी एक और बात, इंडिगो एयरलाइन ने बेंगलौर में अपना नया एमआरओ सेंटर खोला है। एमआरओ ये क्या होता है? एमआरओ यानी मेंटेनेंस, रिपेयर और ओवरहॉल, मतलब विमानों के रखरखाव और मरम्मत का बड़ा सेंटर। इससे न सिर्फ एयरलाइंस की अपनी क्षमता बढ़ेगी बल्कि ये एविएशन सेक्टर में आत्मनिर्भरता की तरफ भी एक अहम कदम है। अच्छा, तो ये तो विकास की बातें हुई जो काफी उत्साहजनक है। लेकिन आज एक बहुत चिंताजनक और दुखद खबर भी आई है, खासकर उत्तराखंड से। हाँ, मैंने भी सुना उत्तरकाशी में कुछ हुआ है। जी, उत्तरकाशी जिले का एक गांव है धाराली। वहां बादल फटने से भारी तबाही हुई है।
अभी तक की खबरों के मुताबिक 5 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है और 50 से ज्यादा लोग लापता बताए जा रहे हैं। सेना और एनडीआरएफ की टीमें बचाव कार्य में लगी हैं और 130 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित निकाला भी गया है। बचाव कार्य अभी भी चल रहा है। ओ, ये तो बहुत ही दुखद है। और इसी भारी बारिश की वजह से उत्तरकाशी में ही भागीरथी नदी पर बना एक जरूरी पुल भी बह गया है। इसकी वजह से केदारनाथ यात्रा को भी फिलहाल रोकना पड़ा है। उफ, ये घटनाएं ये एक बार फिर हमें याद दिलाती हैं कि मॉनसून के समय पहाड़ी इलाकों में खतरे कितने बढ़ जाते हैं और शायद जलवायु परिवर्तन का असर भी इसमें दिख रहा है। ये दिखाता है कि हमें विकास तो करना है, लेकिन साथ में मजबूत आपदा प्रबंधन और पर्यावरण संतुलन पर कितना ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। ये बहुत जरूरी है। बिल्कुल। अब जरा सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की बात कर लेते हैं। भारत और फिलीपींस के बीच 13 अहम समझौतों पर दस्तखत हुए। अच्छा, किन क्षेत्रों में? इसमें रक्षा है, समुद्री सुरक्षा है, व्यापार, कृषि, ऐसे कई क्षेत्र शामिल हैं। और दोनों देश इंडो पैसिफिक क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर भी सहमत हुए हैं। ये समझौता काफी महत्वपूर्ण है। ये दिखाता है कि इंडो पैसिफिक क्षेत्र में भारत की जो रणनीतिक भूमिका है वो बढ़ रही है। फिलीपींस जैसे देशों के साथ साझेदारी मजबूत करना, ये कहीं न कहीं इस क्षेत्र में जो चीन का बढ़ता प्रभाव है उसे संतुलित करने और क्षेत्रीय स्थिरता बनाए रखने की भारत की कोशिशों का हिस्सा लगता है। और आखिर में 2 क्षेत्रीय खबरें जल्दी से। जम्मू कश्मीर में जो घरेलू बिजली उपभोक्ता हैं उनके लिए बकाया माफी योजना की तारीख 31 मार्च 2026 तक बढ़ा दी गई है। अच्छा, इस स्थानीय लोगों के लिए राहत की बात होगी। हाँ, और बिहार सरकार ने भी एक अहम फैसला लिया है। सेवा के दौरान जिन सरकारी कर्मचारियों की मृत्यु हो जाती है उनके आश्रितों को अब स्थायी नौकरी दी जाएगी। ये भी एक महत्वपूर्ण कदम है सामाजिक सुरक्षा की दृष्टि से। जी, तो आज की इन तमाम खबरों को अगर हम एक साथ देखें तो एक मिलीजुली सी तस्वीर दिखती है। एक तरफ तो नए प्रशासनिक ढांचे बन रहे हैं, अर्थव्यवस्था को स्थिर रखने की कोशिशें हो रही हैं, वैश्विक मंच पर भारत का कद बढ़ रहा है। हाँ, और दूसरी तरफ प्राकृतिक आपदाओं की गंभीर चुनौती सामने है और स्थानीय स्तर के मुद्दे भी हैं जिन पर ध्यान देना जरूरी है। बिल्कुल सही। आज की बातचीत से ये साफ लगता है कि विकास की जो हमारी महत्वाकांक्षाएं हैं, जो राष्ट्रीय सुरक्षा की चिंताएं हैं और जो पर्यावरण की सच्चाई है, ये सब आपस में कितनी गहराई से जुड़ी हुई हैं। जी, शासन के बड़े कदम हो, आर्थिक संकेत हो या फिर मानवीय संकट, ये तीनों पहलू आज की सुर्खियों में हमें साफ साफ दिखे। और ये शायद हमें सोचने पर भी मजबूर करता है कि भविष्य में भारत अपनी विकास की रफ्तार और जलवायु परिवर्तन जैसी जो ये अप्रत्याशित चुनौतियां हैं, इनके बीच संतुलन कैसे बनाएगा। ये एक बड़ा सवाल है जिस पर शायद हम सबको सोचने की जरूरत है।